स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। केरल समेत 12 राज्यों में आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने आशंका जाहिर की है कि इस महीने के अगले हफ्ते से कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों ने कोरोना केस बढ़ने के लिए लापरवाही को अहम कारण बताया है। अनलॉक में छूट मिलते ही बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स बार बार चेता रहे हैं कि सावधान रहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। यहां तक कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि भीड़ है और धक्का मुक्की की जा रही है। पीएम, सीएम से लेकर तमाम एक्सपर्ट्स बार बार जनता से कोविड बिहेवियर का पालन करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन भीड़ कुछ मानने को तैयार नहीं। आखिर आम लोग क्यों नहीं सुन रहे? क्या है कारण? क्या कुछ किया जाना चाहिए? आज इसी पर बात। भारी पड़ेगी कोरोना में लापरवाही, आंकड़ों का इशारा। अगले हफ्ते से कोरोना के नए मामलों में हो सकती है बढ़ोतरी शुरू। सिर्फ केरल ही नहीं, देश के 12 राज्यों में बढ़ रही है कोरोना संक्रमण दर। एक्सपर्ट्स ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने, हॉटस्पॉट का तुरंत पता लगाने पर दिया जोर। कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर विशेषज्ञों ने लापरवाही को बताया जिम्मेदार। कोविड प्रोटोकॉल और वैक्सीन ही उपाय, फिर भी नहीं थम रही लापरवाही। मरुधरा में कई जगहों पर लापरवाही ने बढ़ाई चिंता। सीकर में वैक्सीन लगवाने के लिए देखी गई धक्का मुक्की। कोरोना पर लापरवाही, इलाज क्या? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर विशाल पाराशर जी इंटरनल मेडिसिन से जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हरीश शर्मा जी, ये मनोवैज्ञानिक हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर विशाल पाराशर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, बहुत कम होता है जिंदगी और मौत के बीच जंग में कि किसी को दूसरा मौका मिले। हमें तीसरा मौका मिल रहा है और हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में तो तीसरी लहर अवश्यंभावी है। डेफिनेटली स्वप्निल, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि पहले फर्स्ट लेयर से हमने काफी सामना किया, उसके बाद फिर लोगों ने लापरवाही दिखाई, काफी लापरवाही हुई और दूसरी वेव का फिर से हमें सामना करना पड़ा। अब वही सिचुएशन दोबारा मैं देख रहा हूँ कि जनरेट हो रही है। लोग काफी लापरवाह हो रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भीड़ जो है वो, वहां पे मैं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देख रहा हूँ, किसी तरह के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो लोग अपने आप से इस तीसरी वेव को बुलावा दे रहे हैं। और रही बात जहां तक वैक्सीनेशन की है, तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ी स्पीड वैक्सीनेशन की बढ़ानी होगी, जिससे कि आने वाले समय में हम इस तीसरी लहर को या तो रोक पाए या अगर आती है तो इसका सामना कर पाए, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं। लेकिन डॉक्टर विशाल, तीसरी लहर होगी क्या? अभी जो हम देख रहे हैं, हमने देखा था जो सेकंड वेव थी और उसके जो नंबर ऑफ केसेस थे वो एक पॉइंट पर आकर रुके हैं, लेकिन वहां से नीचे जाने की जगह एक बार फिर ऊपर बढ़ रहे हैं। अब ये सेकंड का ही एक्सटेंशन है या थर्ड लहर कुछ और वेरिएंट्स जो मिले हैं और चिंता बढ़ा रहे हैं, उसकी होगी? स्वप्निल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि ये सेकंड वेव है या थर्ड, क्योंकि अभी तक बहुत सारे एरियाज में सेकंड वेव से ही हम रिकवर नहीं कर पाए हैं। और साथ ही साथ हमारे ऊपर एक बड़ी भारी प्रॉब्लम जो सामने हम फेस कर रहे हैं वो है डेल्टा वेरिएंट। अभी तक अल्फा था, फिर डेल्टा था, अब डेल्टा प्लस है। तो अभी तक ओल्ड केसेस और न्यू केसेस, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि ये थर्ड वेव है। लेकिन हाँ, जैसा कि अभी डेल्टा प्लस के 70 से ज्यादा केसेस इंडिया में पाए गए हैं, तो इससे इंडिकेट होता है
कि डेफिनेटली थर्ड वेव आने की संभावना ज्यादा है। और जिस हिसाब से अभी लास्ट वीक केसेस बढ़े 45,000, 30,000, 45,000, ये रेशियो अभी भी बरकरार है। इवन लास्ट डे के जो रिजल्ट्स हैं वो भी 30,000 प्लस हैं। तो उसे देख के लग रहा है कि ये बहुत ही स्प्रेडिंग नेचर का है और काफी डेंजरस हो सकता है डेफिनेटली। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर विशाल, अभी तक जो हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स का, वो बेसिकली ऐसा है कि चेज और हिट, जो भी सिम्टम है उसको चेज करो और उसे हिट करने की कोशिश करो, और जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उसमें हम अपनी नॉलेज के बेसिस पर उन्हें ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है और सारी चीजें, जीनोम कोडिंग चल रही है, सारी चीजें, लेकिन हम एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये कितना चिंताजनक है थर्ड वेव के मद्देनजर? देखो स्वप्निल, जो भी वायरल डिजीज या इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर कोई मेडिसिन जब तक तैयार नहीं होती तब तक जो भी पेशेंट हमारे पास आता है हम उसे सिम्टोमेटिकली ही ट्रीट करते हैं। रीजन इज कि वी डोंट नो कि ये जो सब यूनिट हमारे सामने आ रही है, पहले अल्फा फिर डेल्टा, डेल्टा प्लस, ये किस चीज से प्रभावित होगी या ये किस चीज से हम इसे स्प्रेड से रोक सकते हैं। बट डेफिनेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इट्स अ परफेक्ट मिथ एंड इट्स अ रियलिटी। अगर हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहन करें, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिस हर्ड इम्यूनिटी की वजह से डेफिनेटली इट इज नॉट दैट मच इम्प्रूव्ड कि हाँ 100% हम सेफ हैं। बट हाँ, आपको सिम्टम्स आ सकते हैं कोविड होने के, लेकिन दे आर वेरी माइल्ड सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2 बार कोविड हुआ, आई एम परफेक्टली वैक्सीनेटेड, बट जो भी सिम्टम्स सेकेंड टाइम मुझे आए दे वर वेरी माइल्ड। इवन आई एम सीइंग पेशेंट्स जिनके बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, और दूसरी बात, वो पेशेंट स्प्रेडिंग नेचर के बहुत कम होते हैं। सो डेफिनेटली वैक्सीनेशन इज द ओनली सॉल्यूशन वी हैव प्रेजेंट। ओके, मैं आगे आपके पास आता हूं डॉक्टर विशाल। डॉक्टर हरीश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैंने बार बार इस बात पर बल दिया है कि देखिए चेंजेस तो आए हैं, चेंजेस बिहेवियर्स में आए हैं। जैसे मुझे नहीं पता आम लोगों की, लेकिन मैं अपने बिहेवियर में कहूं तो पहले कोई छींकता था तो मैं कहता था गॉड ब्लेस यू, अब मैं कहता हूं गॉड ब्लेस मी। तो कुछ चेंजेस तो आए हैं लोगों के बिहेवियर में, लेकिन वो इतने नहीं है कि हम एश्योर्ड हो जाएं कि बीइंग एन इंडियन हम तीसरी लहर को रोक लेंगे। आखिर क्या मेंटालिटी इसके पीछे काम कर रही है, जो हर्ड, जो भीड़ आप बाहर देख रहे हैं? इसमें स्वप्निल, क्या मैं देखता हूँ कि एक जो से आप देखते हैं कि मॉब है, क्राउड है, तो जो भीड़ का मनोविज्ञान है वो कभी कभी ऐसा भी सोचता है कि मेरी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, मेरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। पर जैसे ही मैं भीड़ में आ जाता हूँ मेरा वो सारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिर ज्यादातर ये लगता है कि कहीं मेरी फ्रीडम को लेकर आप एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, मुझे जबरदस्ती कोई चीज पहनाई जा रही है। जैसे आप देखते हैं कि जो सीट बेल्ट होती है, लोग उसको भी लगाने में कितना मुश्किल से उसको लगाते हैं, फाइन्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। और ये जो कोरोना है ये तो अभी एक ऐसी चीज है जो लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है, लोगों को कहते हैं मास्क लगाइए। कई चीज ऐसी है कि मुझे तो नहीं होगा, मेरा तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, मैं क्यों लगाऊं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो अब दोनों बार वैक्सीनेट हो गया हूं तो मुझे जरूरत ही नहीं है, अब तो मैं अमर हो गया। डॉक्टर हरीश, अक्खड़ होने का आजादी से क्या लेना देना है? आप अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वहां पर लोग इनिशियली विरोध कर गए थे, हम मास्क क्यों पहने, ये हमारी आजादी के खिलाफ है। वैसा बिहेवियर इंडिया उसमें नहीं सेट हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अक्खड़पन का आजादी की फील्ड से क्या लेना देना? इसमें क्या चीज और भी है स्वप्निल, कि लोग अपने हमेशा लीडर को देखते हैं कि लीडर क्या कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग बटा हुआ था देश। कभी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रैलीज होती थी तो वहां पे किसी को भी ये प्रतिबंधित नहीं किया जाता था कि आपको मास्क लगाने हैं। कहीं पर इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी। तो मास ऐसे में कंफ्यूज होता है, भीड़ कंफ्यूज होती है। एक क्लियर कट सिंगल मैसेज जब जाएगा भीड़ को, यूनिफॉर्म मैसेज जाएगा, तब इस चीज का ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अब ऐसा भी नहीं है कि लोग लगा नहीं रहे, फिर भी ये मान के चलते हैं 70-75% के करीब लोग मास्क लगाते हैं, 25% अभी भी है जिनको अभी डिपेंड करता है। डॉक्टर हरीश, देखिए प्रदेश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से तस्वीरें आती हैं, इलाके में ये परसेंटेज बदलते जा रहा है। अभी मैं अर्बन और रूरल सेक्टर पर तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक और जिस बिहेवियरल चेंज की तरफ मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा था, साल 2020 इनिशियल मार्च एंड से लेकर लगभग जुलाई तक का जो महीना था, जब इतने केसेस नहीं थे, हालांकि बढ़ रहे थे पर इतने केसेस नहीं थे, आसपास कोई छींक दे तो रूह कांप जाती थी देश के एक एक व्यक्ति की। उनको लगा था कि अगला अटैक कोरोना का हम पर ही होने वाला है, लेकिन वो फीलिंग खत्म हो गई है।
आप समझ रहे हैं उस चीज से गुजरने के बाद। जी, मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु डीप डाउन जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे तो इंसान की जो फितरत होती है वो टुवर्ड्स हीलिंग होती है। यानी कि बीमारी एक ऐसी चीज है कि मैं ठीक नहीं हूँ, परंतु मेरा शरीर ठीक होने की तरफ जाता है। और जब भी मैं ये मानूंगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मास्क लगाने की मुझे क्या जरूरत है। ये जो थॉट होता है ये बार बार मुझे उस प्रिकॉशंस को लेने के लिए मना करता है, क्योंकि जब मेरे अंदर ये फील आ जाएगा कि अब तो मेरे को वैक्सीनेशन भी लग गया, एक बार मुझे कोरोना भी हो गया, मैं पॉजिटिव भी हो गया, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। और ये एजुकेशन से, थ्रू कांस्टेंट मीडिया के बार बार रिमाइंडर से ही ये एजुकेशन धीरे धीरे आएगी। जैसे तीसरी लहर आ रही है, आते आते आएगी तो लोग फिर से मास्क लगाना शुरू कर देंगे। जैसे ही किसी चीज में फिर से उनको छूट मिलेगी वो फिर से वहीं आ जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है वो ठीक होना चाहता है और वो ऐसा मानता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आई डोंट रिक्वायर दिस थिंग्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डॉक्टर विशाल, आपके पास आ रहा हूं। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि हॉटस्पॉट्स का तुरंत पता लगाएं। देखिए पिछले साल स्थिति ये थी, पहली लहर के वक्त, दूसरी लहर के लिए तो देश तैयार ही नहीं था। पहली लहर के वक्त स्थिति ये थी कि कंटेनमेंट जोन्स ट्रेस किए जा रहे थे, ये पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि कौन कहां से संक्रमण का शिकार बना। अभी इसे लेकर अब उतनी कंप्लीटनेस नहीं है रिपोर्ट्स में कि कौन कहां से संक्रमित हुआ। ऑलमोस्ट मैं बता सकता हूं कि अप्रैल तक तो ये स्थिति थी कि लोग बता पा रहे थे कि भाई हम वेकेशन पे गए थे या सब्जी खरीदने गए थे और वहां पर हम किसी के संपर्क में आए हैं। लेकिन अब ट्रेसिंग इतनी कमजोर हो चुकी है कि हॉटस्पॉट्स डिसाइड कैसे होंगे। कंटेनमेंट जोन्स की संख्या तो अब लगभग नगण्य है देश भर में। देखो स्वप्निल, इसका ना एक रीजन है। जैसे पहले हम रैंडमाइज ट्रायल कर रहे थे, हम लोग रैंडमली टेस्ट कर रहे थे, हम लोग लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप जाएं और चेक कराएं। अभी क्या है, अभी एक नया पैटर्न देखने को मिला है कि जब तक सिम्टम नहीं आ रहे हैं या जब तक फुली सिम्टम बाहर नहीं आ रहे हैं तब तक पेशेंट आता नहीं है, और पेशेंट आता है तो 5 या 6 दिन के बाद आता है और वो पूरी प्रीवियस हिस्ट्री देता नहीं है। सेकेंडली, जहां मुझे वीक पॉइंट दिख रहा है वो ये है कि रैंडमाइज ट्रायल जो पहले बहुत जोर शोर से चल रहे थे, अब उसको कम करके वैक्सीनेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऑल्दो इट इज गुड, वैक्सीनेशन को ज्यादा फोकस करना है, बट रैंडमाइज ट्रायल जो हमारे कम हुए हैं वो हमें कम नहीं करने चाहिए थे। उससे हमें पता लग रहा था कि किस एरिया में कितने फैमिलीज में, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पहले जब मुंबई के केसेस आए थे तो वहां पे रैंडमाइज ट्रायल में पता किया गया कि जो बस्ती वाले एरिया हैं उनमें अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ज्यादा केसेस बढ़ने लगे हैं, और वो रैंडमाइज ट्रायल के थ्रू ही आए थे। तब हमें पता भी लग रहा था कि इसमें इस एरिया में इतनी फैमिलीज इन्फेक्टेड हैं, या इस एरिया में इतनी आइसोलेशन में रखनी है, या ये कंटेनमेंट जोन होना चाहिए, या इसमें इतनी छूट देनी है, इतनी नहीं देनी है। वो अब हम नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक लूप होल है जिसे भरने की दोबारा जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अगर एक अपार्टमेंट के किसी एक घर में किसी एक व्यक्ति को कोरोना हो जा रहा था तो पूरे अपार्टमेंट को और उस गली को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया जा रहा था, लेकिन अब उसे घर को ही लॉक कर इतिश्री कर ली जा रही है। ये तो हम भी नोट कर रहे हैं, तो सिस्टम को भी थोड़ा एक बार फिर सारी जो जंग लगी है उसे झाड़कर दोबारा से मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर विशाल, ये जो हमारा फाइट अगेंस्ट कोविड है वो किसी भी स्तर पर रूरल फ्रेंडली क्यों नहीं नजर आ रहा? आज अगर तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं तो हमें सिस्टम को रूरल फ्रेंडली बनाना होगा। आप मेरा इशारा आसानी से समझ पा रहे होंगे। वैक्सीनेशन से लेकर तमाम चीजें रूरल फ्रेंडली नहीं है, तो वो अगर जंग में नहीं जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे कैसे? डॉक्टर विशाल, मैं कुछ पलों में आपके पास आता हूं, शायद कोई तकनीकी समस्या है। डॉक्टर हरीश, मेरा सवाल यह है, क्या लोग इस हद तक ऊब चुके हैं या त्रस्त हो चुके हैं कि वो अब कुछ नहीं मानना चाहते और वैकेशन पर निकलना चाहते हैं? बहुत से लोग हैं जो वैकेशंस प्लान कर रहे हैं, सिर्फ देश में ही नहीं, देश के बाहर जाने के में। स्वप्निल, एक्चुअली क्या है, ये लैक ऑफ डिसिप्लिन है और ये बहुत भारी पड़ेगा लोगों पर। अभी आप देखेंगे ना, स्पेन में फिर से लॉकडाउन हो गया पूरा कंप्लीट। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि वहाँ आर्मी भी डिप्लॉयड हो गई है। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर वैक्सीनेशन लग गई है तो मैं किसी को फैला नहीं सकता। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं ये ऐसे लोग हैं जिनको मौत का तो डर नहीं है। ये इसको ऐसे मान के चलिए स्वप्निल आप
कि अगर मैं अपने वर्ल्ड नेशन वाइड सोचूं कि इंडिया में 5-7 लाख लोग मर भी जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, पर जब यही चीज मेरे अपने ऊपर आएगी तो मेरी उंगली में भी चोट लग जाए तो मुझे दर्द महसूस होता है। तो सेंसिटिविटी लोगों की चलती खत्म होती चली जा रही है और वो एक ऐसे रिस्क फैक्टर पे आ जाते हैं कि मुझे मेरा घूमना, मेरी फ्रीडम और मेरी आजादी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मेरी वजह से मेरे परिवार की लाइफ या मेरी वजह से अन्य लोगों की लाइफ चली जाए उसके लिए मैं कतई भी चिंता नहीं करूंगा। तो ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज है, लोगों को बहुत ध्यान अभी भी देना होगा। कुछ तो फिर उन्हें टैकल कैसे करें डॉक्टर हरीश? देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास जो हाल ही में जो केसेस आए होंगे उसका एक निचोड़ मोटे तौर पर आप बता रहे हैं और लोगों से बातचीत कर आधार पर ही आप अपने पॉइंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप उनको टैकल कैसे कर रहे हैं? उनको टैकल कैसे करें? इसका टैकल कई तरीके से किया जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे जैसे हम लोग जागरूक करते रहते हैं, जब उनको जागरूक करते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसी मैसेज को 5 या 10 लोगों को दो और उनको ट्रांसफॉर्म करो, उनको मोटिवेट मत करो। यही चीज धीरे 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 हम फैलाते रहते हैं जितना हमसे होता है। तो अगर हाईली एजुकेटेड लोग दिन भर में अगर 5 या 10 लोगों को भी एजुकेट करने का रोज का कार्य कर लेंगे और यही रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करेंगे तो काफी हद तक इस चीज पे काबू पाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कोरोना पर थोड़ा थोड़ा काबू पा लिया गया है, जो आप हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं। जहां पर ये इस तरह की एजुकेशन की कमी है वहां पर अभी भी कोरोना का सेम रेट चल रहा है। डॉक्टर हरीश, आई कैन काउंटर यू विद फैक्ट्स। मैं काउंटर कर रहा हूं और डॉक्टर विशाल को अब मेरी आवाज मिल रही है। डॉक्टर विशाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी डॉक्टर विशाल, बात हो रही है हाईली एजुकेटेड लोगों को एडुकेट करें। मैं ये कह रहा हूं कि एजुकेशन को हम लिटरेसी रेट से देखते हैं। लिटरेसी रेट केरला का हाई है और उसको एक के बाद एक डिबैकल करते हम देख रहे हैं। जी नहीं स्वप्निल, फिर भी मैं कहना चाहूंगा डेफिनेटली लिटरेसी रेट का। हाँ डॉक्टर विशाल आप बोले, फिर आता हूं मैं डॉक्टर हरीश आपके पास। डॉक्टर विशाल, डेफिनेटली सी आई एम सीइंग एवरी काइंड ऑफ पेशेंट, है ना। तो उसमें लिटरेट भी आते हैं, कुछ कम पढ़े लोग भी आते हैं, विलेज से भी आते हैं। बट मैंने एक चीज देखी है, दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर वो डरा है तो वो मास्क भी पहनेगा, हाथों को वॉश भी करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखेगा। चालान काट रहे तो नहीं डर रहे, सजा दे दो तो नहीं डर रहे, कोरोना से डर नहीं रहे तो अब डराए किससे? एग्जैक्टली ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को एक मिथ है कि हमें कोविड हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुकी है, अब हम फ्री हैं, वी आर ओके। बट ऐसा नहीं है। मेरे पास जो भी पेशेंट आता है, जनरल काउंसलिंग में भी यही बोलता हूँ कि इवन वी आर नॉट सेफ। हमें कोविड भी हो चुका है, वैक्सीनेशन भी है, क्यों हम मास्क पहन रहे हैं, क्यों हम हर फेस शील्ड लगा रहे हैं, क्यों हम गाउन्स पहन रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस? अगर आप सेफ हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी गलतफहमी है। तो लोग लिटरेसी रेट का कोई लेना देना नहीं है। जंग जितनी लंबी चलती है लोग थकते हैं, उतना सोल्जर थकता है, उतना ही लोग भी थक रहे हैं। लेकिन एक सवाल जब तकनीकी खामी आई थी उस वक्त मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर हमारी फाइट अगेंस्ट कोविड रूरल फ्रेंडली नहीं होगी तो हम नहीं जीत पाएंगे। और अभी भी फाइट अगेंस्ट कोविड हमारी रूरल फ्रेंडली नहीं है और ऐसे में तीसरी लहर के आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा हूँ स्वप्निल कि इसमें लिटरेसी रेट का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल है काउंसलिंग का। हाउ यू आर काउंसलिंग द पीपल हु आर लिविंग इन विलेज, क्योंकि लोग अभी भी डर रहे हैं कि वैक्सीन से कहीं कुछ हो ना जाए, वैक्सीन से हमें प्रॉब्लम। यू वुडंट बिलीव कि 70 ईयर्स 80 ईयर्स के लोग अभी भी ओल्ड एज के ऐसे हैं जिन्होंने एक वैक्सीन एक डोज भी नहीं ली। हमें पुश करना पड़ता है उन्हें, हमें समझाना पड़ता है कि कुछ नहीं होगा, आप वैक्सीन लो, वी आर विद यू। इवन दैट कि विलेजेस में जहां मैंने 1-2 जगह जाके देखा है या ऑब्जर्व किया है जहां वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां अभी भी भीड़ नहीं है। उसका सिर्फ रीजन यही है कि लोग अभी भी डरे बैठे हैं। स्टिल इट्स अ हाई टाइम, वहां पे जाके काउंसलिंग की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, मीडिया के थ्रू बताने की जरूरत है। देखिए हमारी एक टीम है जो लगातार गाड़ी लेकर यहाँ वहां घूम रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। हम हर बुलेटिन में उस गाड़ी के बारे में बताते हैं और उनके पास जिस तरह की चीजें लेके लोग पहुंचते हैं ना कि हम वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे क्योंकि हमें लगता है कि हम बच्चे पैदा करने की क्षमता खो देंगे, इस तरह की भी बातें हैं जिसको टैकल करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है उस टीम के लिए। डॉक्टर हरीश, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर हरीश, जिस एडुकेशन की आप बात कर रहे थे, आप एक तो जो मैंने काउंटर किया उस पर तो बोले ही बोले, लेकिन एक चीज और मैं चाहता हूं आप अपने जवाब में जोड़े। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, अर्बन क्राउड जो कि हो सकता है कि एडुकेशन के घमंड में हो, या फिर रूरल क्राउड
जो एक बार एजुकेशन की तरफ देखकर हो सकता है घबरा जाए? स्वप्निल, मेरे पहले सवाल का जवाब यह है कि एक तो होता है शिक्षित होना और दूसरा होता है समझदार होना। शिक्षित होने से मेरा मतलब कोई डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई बाकी चीजों से नहीं है। अगर आप समझदार हैं और आप किसी बीमारी को लेकर सेंसिटिव हैं तो तब भी हम आपको एक तरह से शिक्षित ही मानेंगे। दूसरा, जहां पर कोविड के लिए, वैक्सीनेशन के लिए लोग आते हैं, मास आता है, भीड़ आती है, पूरी पूरी भीड़ की हम पिक्चर देखते रहते हैं। उसी स्पॉट को अगर हम एजुकेशन सेंटर भी बना दें, 10 मिनट 15 मिनट की मास काउंसलिंग करें, इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसी वीडियोस बना दें या फिर रिकॉर्डेड वॉइस जैसे होती हैं वो बना के दें, लोग सुने समझें। क्योंकि अभी क्या हुआ, पहले कोरोना से हम लोग डरे, हमारे पास इलाज नहीं था। अब इलाज जैसे ही वैक्सीनेशन आई तो लोगों ने उसको दी एंड समझ लिया, उनको लगा कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, जबकि हमें पहले से लोगों को एजुकेट करना चाहिए था। और इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, डॉक्टर्स, डॉक्टर विशाल से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी, हम ही लोग हैं जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी वजह यह है कि जो लोग होते हैं, अगर बीमारी की बात होती है, वो सबसे ज्यादा कहना डॉक्टर्स का ही मानते हैं, वो किसी दूसरे का कम कहना मानेंगे। और इसलिए गंभीर स्थिति है जो मैं चाहता हूं मेरे दर्शक भी समझे। मेरा अंतिम ये सवाल रहेगा डॉक्टर विशाल आपसे। देखिए, इस कोरोना काल में बहुत सी चीजें कम है, ये पता चला। कुछ कई डॉक्टरों को हमने खोया, उनकी सेवा के लिए मैं उन्हें यहाँ पर सैल्यूट करता हूँ और थैंक्स भी कहता हूँ, लेकिन डॉक्टर्स की संख्या भी कम हुई। तीसरी लहर अगर आती है और वो प्रचंड रहती है, माइल्ड रहती है, तो एक बार की हो सकता है कि हम गुजर जाएं, लेकिन अगर प्रचंड रहती है तो आई डाउट कि हमारे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इतने अच्छे हैं जो हमें उस जंग में दूसरी लहर से कम नुकसान पहुंचा पाए। इसलिए मैं आपसे फाइनली सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अभी तक की कंडीशन देखकर एज एन एक्सपर्ट आपको इंडिविजुअली क्या लगता है, तीसरी लहर रुकेगी या आएगी? स्वप्निल, डेफिनेटली आपका सवाल सही है। और इसमें अब एक मिथ होता है कि एट प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैं देखूं, जिस तरह से डीप डाउन थोड़ा से केसेस कंट्रोल में है, रिकवरी रेट्स अच्छे हैं, मोर्टेलिटी भी काफी कम है, अगर लास्ट डे की देखें तो ऑलमोस्ट 420 है एज कंपेयर टू अदर डेज, तो ऐसा देख के तो लगता है कि डेफिनेटली कम होगा। बट अगर सिर्फ हम विजुअल्स देखें और जैसे भीड़ और मास जो इकट्ठा हो रहा है और लोग अनअवेयर हैं, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो फूड स्टॉल्स पे इतने लोग हैं, यहाँ फूड स्टॉल्स वालों को तो छोड़ो, लोग ही मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वो सब देख के और प्रेजेंट सिनेरियो, क्योंकि देखो बरसात का मौसम है, मॉनसून है, नॉर्मल वायरल। देखिए, अब लोगों को डिसाइड करना है कि जीतना है तो जीत आपके हाथ में है, और नहीं जीतना है तो जो कर रहे हैं वो आप करते रहिए, कौन आपको रोक सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।